चाइना और एशिया के बाद प्रिंटिंग प्रेस ने यूरोप में अपनी पकड़ जमाई, जहां पे 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस ने एक नया रूप लिया। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति शुक्ला एंड वेलकम बैक टू फ्यूकी एजुकेशन। आज हम लोग 5th चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने फर्स्ट टॉपिक में ये चीज अच्छे से समझ ली थी कि किस तरह से पेपर और प्रिंटिंग का वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का इन्वेंशन होता है चाइना में। चाइना से ये सफर धीरे धीरे एशिया में इम्पैक्ट करता है और किस तरह से ये आगे यूरोप में इम्पैक्ट करने वाला है वो हम इस सेगमेंट में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक का नाम ही है कि प्रिंट्स कम्स टू यूरोप। सो लेट अस स्टार्ट। अराइवल ऑफ प्रिंटिंग इन यूरोप। प्रिंट टेक्नोलॉजी फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। लास्ट सेगमेंट में हमने ये पढ़ ही लिया था लास्ट टॉपिक में कि कहाँ पे इसका इन्वेंशन हुआ, कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ था, चाइना, जापान और कोरिया में। चाइना में हमने देखा था कि पेपर पे प्रिंट हो रहा है, पेपर प्रिंटिंग हो रही है। फिर उसके बाद जापान और कोरिया में हम देखते हैं कि रिलीजियस टेक्स्ट तो ज्यादा से ज्यादा लेवल पे प्रिंट किए जा रहे हैं। प्लस कोरिया में हमने देखा कि मेटल मूवेबल टैबलेट्स, इन सब का यूज किया जा रहा है प्रिंट करने के लिए। गेटिंग इट? सो इट रीच्ड यूरोप अराउंड 11th सेंचुरी। वहां पे 6th सेंचुरी और 8th सेंचुरी के आसपास की चीजें थी। यहाँ 6th और 8th सेंचुरी के आसपास ये टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था। बट द लेटर टाइम्स में हमने देखा 11th सेंचुरी तक ये यूरोप तक पहुंच चुका था। नाउ व्हाट? थ्रू द सिल्क रूट बट मेनली वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। सबसे पहले जो ये या एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो हमने ग्लोबल वर्ल्ड, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में पढ़ा ही था कि एक सिल्क रूट नामक कोई चीज होती है जो कि ईस्ट एशिया को, पूरे एशिया को कहाँ से कनेक्ट कर रही है? यूरोप से कनेक्ट कर रही है, राइट? सो ये पूरे जो आइडिया है ये कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, यूरोप में कैसे ट्रैवल कर रहा है? 11th सेंचुरी में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ से ट्रैवल कर रही है? सिल्क रूट से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इनिशियली यूज फॉर प्लेइंग कार्ड्स, डेकोरेटिव पैटर्न्स एंड शॉर्ट टेक्स्ट बिफोर बिकमिंग कॉमन फॉर बुक्स। ठीक है। देखिए, प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, वो इनिशियली यूरोप में किस लिए यूज हो रही थी? इन सब चीजों के लिए, प्लेइंग कार्ड्स बनाने के लिए, डेकोरेटिव पैटर्न्स बनाने के लिए और शॉर्ट टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए यूज होता था। उससे बुक्स प्रिंट करने से पहले ये सारी छोटी मोटी चीजों में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा था। ठीक है। नाउ डिमांड फॉर बुक्स इन मिडिवल यूरोप। धीरे धीरे बुक्स की डिमांड होने लगी। कैसे? अब कोई नई चीज आ रही है तो पहले उसको एकदम पायलट बेसिस पे यूज किया इन लोग ने, कार्ड्स बनाए, डेकोरेटिव पैटर्न्स बनाए, छोटे छोटे टेक्स्ट बनाए, लेकिन फिर धीरे धीरे ये लोग बुक्स पे आने लगे। हाउ? कैसे डिमांड? बिफोर द 15th सेंचुरी बुक्स इन यूरोप वर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है। यूरोप में भी 15th सेंचुरी में मैन्यूस्क्रिप्ट्स में ही पढ़ाई की जाती थी। सोच लो, 6th सेंचुरी में चाइना में ये सब बन रहा है, लेकिन यूरोप में 15th सेंचुरी से पहले तक क्या हो रहा था? मैन्यूस्क्रिप्ट से ही पढ़ाई लिखाई, रिकॉर्ड्स एंड व्हाटएवर काइंड ऑफ records were written, whatever kind of text were written, they were written on the manuscripts, right? Now then handwritten by scribes in the monasteries. ठीक है, वही है, scribes लिखते थे। Then this process was slow, expensive and limited to elite class like clergy and aristocrats. ठीक है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन से और राइज ऑफ नेशनलिज्म, यूरोप, इन सब से, रशिया का अगर 9th में पढ़ा हो तो वो तो राइट, तो इन सब एरिया से हम ये चीज समझ सकते हैं कि व्हाट आर क्लर्जीज एंड व्हाट आर एरिस्टोक्रेट्स, राइट? तो ये दोनों ऐसे क्लास हैं जो एलीट क्लास हैं, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। दे आर रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे आर एलीट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। तो ये जो प्रिंटेड मटेरियल था, ये जो प्रिंटेड प्रोसेस था, ये स्लो था, एक्सपेंसिव था। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, और इसी वजह से ये कौन अफोर्ड कर सकता था? दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एलीट सेक्शन, रिच क्लास। ठीक है। एंड विच इज वाई ये मैन्यूस्क्रिप्ट या ये जो नॉलेज थी, किसी भी आइडियाज की, रिलीजियस आइडियाज की या स्कॉलर्स की आइडिया की जो नॉलेज थी, वो लिमिटेड थी, कुछ लोगों के हाथ में थी। ठीक है। बट अब जैसे ये है ना, ये एक वही रिलीजियस टेक्स्ट है, और ये कैसा टेक्स्ट है? पेपर पे, मैन्यूस्क्रिप्ट पे लिखा, पेपर पे नहीं, एक्चुअली मैन्यूस्क्रिप्ट का टेक्स्ट है ये। ठीक है, किसी लीफ पे लिखा गया है और जो कि फटफटा के खराब हो चुकी है। ठीक है, टीयर अपार्ट हो चुकी है। नाउ
By the 13th century, the demand for book increased due to the growth of universities and school, the rise of literacy among the urban population. अब क्या हो रहा है कि 13th सेंचुरी में क्या हो रहा है, एक डिमांड बढ़ रही है, एक अचानक से एक डिमांड का राइज देखते हैं हम कि बुक्स और उसका राइज हो रहा है, बुक्स की डिमांड का राइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज बन रही थी, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज बनने लगी थी, ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स बनने लगे थे, और लिटरेसी का एक हमने प्रिंटेड मटेरियल्स की वजह से, जो कि चाइना और जापान और कोरिया से सिल्क रूट के थ्रू आ रहा था, उन चीजों में हमने ग्रोथ देखी थी, which has impacted the literacy of people, right, on the large scale, which is why the school and universities started getting established. ठीक है, और urban population में भी वही rise of literacy थी, desire for religious text and in the vernacular language spoken by common people started in, मतलब एक बहुत बड़ी डिमांड होने लगी कि भाई सिर्फ ये वाले लैंग्वेजेस पीछे जो था, जो भी चाइनीज और जो भी लैंग्वेज है और जो भी एक प्रॉपर ब्रिटिश की यूरोप की लैंग्वेज है, ठीक है, तो वो लैंग्वेज को छोड़ के एक लोकल लैंग्वेज में भी, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब क्या होता है, एक लोकल लैंग्वेज जो वहाँ की बोली है, ठीक है, उस लैंग्वेज में भी रिलीजियस टेक्स्ट को लिखा जाना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, जिसके तहत हम लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंचेगी। ठीक है, तो ऐसा डिमांड होने लगा। सो इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय जोहान्स गुटेनबर्ग इन 15th सेंचुरी। अब क्या हुआ, ये सारी डिमांड्स अभी तक हो रही थी, ये सारी डिमांड्स चल रही थी कि हमें ये दो, हमारे वर्नाकुलर में दो, हमारे स्कूल्स के लिए दो, हमारे यूनिवर्सिटीज बन रही हैं उसके लिए हमें प्रिंटेड बुक चाहिए। ठीक है, तो जब डिमांड बढ़ रही है तो क्या वुड ब्लॉक प्रिंटिंग उसे सफाइस कर पाएगा, उस डिमांड को फुलफिल कर पाएगा? नो, राइट। सो विच इज वाई जोहान्स गुटेनबर्ग ने ये जिम्मेदारी अपने सर पे ली कि मुझे अब कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिससे जो ये प्रिंटिंग है वो और भी ज्यादा फास्टर हो जाए। ठीक है, सो उन्होंने जोहान्स गुटेनबर्ग, अ जर्मन क्राफ्ट्समैन, इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस अराउंड 1448 to 1455। इस पीरियड के बीच में ही कहीं इन्होंने क्या इन्वेंट किया, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया। ये एक वो मशीन है जो कि प्रिंटिंग के लिए यूज की जाती है, और ये एग्जैक्टली वही मशीन है जो कि जोहान्स गुटेनबर्ग ने बनाई थी। ये अभी भी म्यूजियम में है बाहर के। ठीक है, सो की फीचर्स ऑफ गुटेनबर्ग्स इन्वेंशन। अब गुटेनबर्ग्स की जो इन्वेंशन थी, जो इनका ये इन्वेंशन है, इसका की फीचर समझते हैं क्या है। इंट्रोड्यूस मूवेबल मेटल टाइप लेटर could be rearranged। ठीक है, अब मूवेबल लेटर टाइप क्या था, अभी जो हमने कोरिया में पढ़ा था मूवेबल लेटर टाइप्स। अब एक्चुअली क्या होता था ना, इसको अच्छे से समझते हैं। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या कर रहे हैं हम, एक पेपर पे लेटर्स टाइप कर रहे हैं। ठीक है, जो भी चाइनीज लेटर है, जो भी बन रहा है, मुझे नहीं पता क्या है, बट ये जो लेटर्स हैं, ठीक है, लेटर सपोज कर लो, दीज आर द लेटर्स। ठीक है, दीज आर कार्व्ड आउट इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। सी ना, अब क्या ये जो कार्व किया है, हम क्या लेटर्स को, इस लेटर को यहाँ पे ला सकते हैं या इस लेटर को यहाँ पे मूव कर सकते हैं? नो नो। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज कार्व हो चुकी है वो एज इट इज प्रेस करके प्रिंट की जाएगी। ठीक है, एज इट इज प्रेस करके प्रिंट की जाएगी, ये प्रेस करके प्रिंट होगा। ठीक है, we cannot move these letters, but the movable which was also introduced in Korea, ठीक है, movable metal types। ठीक है, मेटल वाले क्या कर रहे हैं कि वो जो लेटर्स हैं, ठीक है, ऐसे बॉक्स क्यूबिकल्स में रखे जाते हैं और उसको हम मूव कर सकते हैं। जिस हिसाब से हमको जो सेंटेंस फॉर्म करना है, जिस लेटर को यूज करके, उस लेटर को हम मूव करके उसको वैसे अरेंज करके देन वी कैन प्रेस इट टू प्रिंट। ओके, so this is movable और this is not movable। ठीक है, ये मूवेबल नहीं है, ये जैसा कार्व करोगे वैसे ही प्रिंट होगा। ये मूवेबल है क्योंकि ये आप अरेंज करके अपने सेंटेंस को लेटर्स के साथ प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो बार बार कार्व करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने कुछ इंप्रेशन बना लिया, बस आपको अब वही यूज करना है। ऐसे ही क्ले के भी बनते थे बॉक्स जैसे, आपने अलग अलग लेटर्स को कर लिया, फिर उसको अरेंज करके आपने प्रिंट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी से मूवेबल मेटल टाइप प्रिंटिंग। ठीक है, नाउ
यूज्ड ऑयल बेस्ड इंक। अब क्या हो रहा है, ऑयल से बने हुए इंक का यूज हो रहा है। वो क्या करेगा, काफी समय तक के लिए इंप्रेशन बना के रखेगा, ठीक है, काफी समय के लिए वो जो आपने प्रिंट किया है वो बना रहेगा। मोर ड्यूरेबल देन वाटर बेस्ड, ठीक है, ऑयल जल्दी वॉश आउट नहीं होता, ऑयल बना रहेगा। तो ऑयल बेस्ड इंक से क्या किया हमने, प्रिंटिंग की, विच इज इवेंचुअली गिविंग अस मोर ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। अडेप्टेड द वाइन प्रेस मैकेनिज्म। अब ये वाइन प्रेस मैकेनिज्म क्या है, फॉर विच अप्लाइड इवन प्रेशर टू द पेपर, ठीक है, अच्छे से बढ़िया से प्रेशर पेपर पे दे रहे हैं ताकि पेपर पे जो प्रिंटिंग है हो रही है वो काफी अच्छे से हो पाए, काफी लेटर्स, काफी, अब पुराने वाले टेक्स्ट में अपन देखते हैं ना कि काफी सारे वर्ड, जैसे अगर ए लिखा है अपन ने, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ऐसे टूटा हुआ रहेगा, ठीक है, क्योंकि अपन उसको प्रिंट करें। लेकिन वाइन प्रेस से क्या होगा, वो जैसा बना है वो उसी स्मूथनेस के साथ प्रिंट होगा, ठीक है, ऐसा वाइन प्रेस का मतलब, ठीक है। This was a revolutionary change because printed became faster, cheaper and more accurate and produced large scale, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी चेंज था, जहां वुड ब्लॉक के कंपैरिजन में या मूवेबल मेटल टाइप के कंपैरिजन में कोरिया के हम देखते हैं कि ये बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी एक्सटेंड हो रही है, टाइम कंज्यूमिंग का जो है वो इश्यू सॉल्व हो रहा है, एक्यूरेसी ज्यादा लेवल पे हो जा रही है, विच इज वाई ये क्या हो जाता है, एक रेवोल्यूशन हो जाता है। तो प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस या इन्वेंट होना एक अलग बात है, लेकिन प्रिंटिंग का रेवोल्यूशनाइज हो जाना एक बहुत अलग बात है, जो कि जोहान्स गुटेनबर्ग ने कर दिखाया था, ठीक है। ये उसकी मशीन है, देखो ये ब्लॉक है, यहाँ पे उसको स्टैम्प किया जा रहा है, ठीक है, ये उसकी पूरी बॉडी है, ठीक, ये पेपर है, और इसी तरह से सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। नाउ द गुटेनबर्ग्स बाइबल। अब पहली जो बुक प्रिंट करके, पहली द फर्स्ट मेजर प्रिंटेड बुक थ्रू गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस was the Bible. Gutenberg printed the Bible in Latin around 1455. उन्होंने बाइबल को प्रिंट किया, पहली प्रिंटेड बुक जो कि लैटिन में थी और जो कि 1455 में क्या की गई, बनाई गई, प्रिंट की गई, नोन एज गुटेनबर्ग्स बाइबल। ऑफ कोर्स गुटेनबर्ग ने बनाया, वो भी एक बहुत बड़े इन्वेंशन के, एक रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन के साथ इसको बनाया, तो ऑफ कोर्स ये गुटेनबर्ग्स बाइबल ही कहलाएगी। और 42 लाइन बाइबल बिकॉज ईच पेज हैड 42 लाइन्स, ठीक है, ये है उसका कुछ एक बड़ा सा इलस्ट्रेशन। ये है गुटेनबर्ग्स की बाइबल की प्रिंटेड बाइबल, फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल का एक पेज, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन्स जितनी है ये 42 लाइन्स है, और ये हर पेज पे 42 लाइन्स थी इन इंट्रिकेट डिजाइन्स के साथ, ठीक है, ये जो डिजाइन देख रहे हो ये डिजाइन्स के साथ ये पूरी प्रिंटेड बुक है, ठीक है। इसका एक एक्सट्रैक्शन है यहाँ पे। About 180 copies were printed, some were even hand illuminated to look manuscripts. अब ये जो ये डिजाइन है, प्रिंटेड तो किया है, लेकिन ये जो डिजाइन है वो हैंड से इल्यूमिनेट की गई है, इंट्रिकेटली डिजाइन की है, ताकि ये एक मैन्युस्क्रिप्ट जैसी लगे। अब मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है ना, उसको भी सजा सजा के बनाते थे, ठीक है, तो ये उसका लुक देने के लिए इनने इस तरह से बना। इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन इन यूरोप, ठीक है। अब ये हमें खुद में ही समझ में आ रहा है कि 180 कॉपीज बना देना, ठीक है, 42 लाइन्स की कॉपीज बनाना इंट्रिकेट डिजाइन्स के साथ, इट इज अ ह्यूज रेवोल्यूशन। गेटिंग इट? नाउ रैपिड स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप। अब यूरोप में हम देखते हैं जिस तरह से गुटेनबर्ग ने ये चीज इंट्रोड्यूस की, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया, एक बहुत बड़ा स्प्रेड आ गया प्रिंटिंग प्रेस में। 1470 में प्रिंटिंग प्रेस हैड स्प्रेड टू इटली, फ्रांस एंड नीदरलैंड्स, ठीक है, ये मतलब एक तरह से आग जैसा, फॉरेस्ट फायर जैसा फैल गया। 1500 तक देयर वाज ओवर 250 प्रिंटिंग प्रेसेस इन द यूरोप प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ बुक। अब यू कैन जस्ट make a guess or just imagine that how huge this revolution was, that you are getting 250 printing press in 15th century, you have just started 11th century and you are getting these kind of thing, and then you are making millions of books
through this revolution, this printing revolution. This is really huge revolution. Now printing presses appeared in England in 1476, introduced by William Caxton. ठीक है, अब ये जो यहाँ पे हमने देखा 1470 में आ रहे हैं, इधर इटाली फ्रांस है इधर, लेकिन 1476 तक कहाँ आ गए, इंग्लैंड तक आ रहे हैं। और मतलब प्रिंटिंग प्रेस, ये इसका जो रेवोल्यूशन है वो यहाँ तक पहुंचा, और किसने इंट्रोड्यूस किया था, विलियम कैक्सटन ने। ठीक है, नाउ इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कल्चर। अब देखो, अभी हमने बहुत ही फैक्चुअल डेटा में डाइव किया था कि हाउ इंट्रोड्यूस्ड एंड व्हाट ऑल द कॉपीज, व्हाट ऑल द प्रिंटिंग प्रेसेस वर एस्टैब्लिश्ड, राइट। बट अब हम समझते हैं कि what is the actual impact of this revolution, this printing press revolution. Okay, now books became affordable. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बुक क्या हो रहे हैं, अफोर्डेबल हो रहे हैं। हमने देखा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की वजह से भी काफी लार्ज एरिया पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन यहाँ इसके वजह से मिलियंस ऑफ बुक्स बन रही हैं, और मिलियंस ऑफ बुक्स बन रही है, दैट मीन्स कितने बड़े लेवल पे, कितने बड़े लार्ज स्केल पे हम ऑडियंस को अफेक्ट कर रहे हैं, हम लोगों को लिटरेट कर रहे हैं, हम लोगों को नॉलेज पहुंचा रहे हैं, राइट। हम मतलब प्रिंटिंग, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस। ओके, सो बुक्स क्या हो गई, अफोर्डेबल हो गई, दैट मीन्स लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ रीडिंग पब्लिक। ठीक है, अगर कोई भी चीज अफोर्डेबल हो जाती है तो लोग उसे बाय करने लगते हैं और उसका यूसेज बढ़ जाता है। ठीक है, सो इन बुक्स का, इन नॉलेज का यूसेज बढ़ गया। ठीक है, लिटरेसी रेट क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, लोगों को, जो कॉमन पीपल है उनको एक्सेस टू नॉलेज आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बताया अभी। देन रिलीजियस टेक्स्ट, लिटरेचर, साइंस, फिलोसफी स्प्रेड वाइडली। ठीक है, अब जो ऑडियंस रिलीजियस पढ़ रही है, रिलीजन में बिलीव करती है, ठीक है, उनके लिए रिलीजियस टेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो उनको मिलने लगा, वो नॉलेज, वो सोर्स मिलने लगा। देन उसके बाद लिटरेचर, जिन पब्लिक को लिटरेचर में इंटरेस्ट है उसके लिए लिटरेचर का सोर्स आ गया, जिसको साइंस में इंटरेस्ट है उसके लिए साइंस का सोर्स आ गया, फिलॉसफी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि ये सारे सोर्स अवेलेबल होने की वजह से लोग हर सोर्स को एक्सप्लोर करने लगे, और जब हर सोर्स को अपन एक्सप्लोर करते हैं, हम सब एक्सप्लोर करते हैं, तो नॉलेज ऑटोमेटिकली हमारे अंदर बिल्ड होने लगती है, राइट। सो ये आइडियाज बहुत ज्यादा वाइड हो गए, और इसी वजह से मतलब हम लास्ट चैप्टर के एंड तक तो हम बहुत सारी चीजें समझेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ये समझो कि जब हम इतने सारे, किसी एक इंसान के पास फिलोसफिकल नॉलेज बहुत ज्यादा होगी, राइट, किसी एक इंसान के पास साइंटिफिक नॉलेज बहुत ज्यादा होगी, जिसने ये बुक लिख दी, ये प्रिंट करवा दिया, ठीक है, अब ये उसकी नॉलेज लार्ज लेवल पे पहुंच रही है, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आएगी कि अच्छा ये फिलोसफिकल टेक्स्ट क्या बताता है हमें, ये साइंटिफिक टेक्स्ट हमें क्या बताता है, ये लिटरेचर का टेक्स्ट हमें क्या समझाना चाह रहा है, ठीक है, और रिलीजियस टेक्स्ट, ये सारे लोग क्यूरियोसिटी के अंडर क्या करते थे, रीड करने लगे। एंड विच इज वाई अलग अलग फील्ड की नॉलेज अलग अलग लोगों तक पहुंचने लगी। एक इंसान के पास कभी कभी ऐसा है कि ये सारी नॉलेज का थोड़ा थोड़ा चीजें आइडिया आने लगा, जिसकी वजह से दिमाग खुलने लगा, और क्या होने लगा, मतलब ओपन माइंडेड इंसान बना, ओपन नॉलेज आई उसके पास, ठीक है। सो ये जो चीज है, ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, इसने बहुत बड़े लेवल पे क्या किया, नॉलेज का जो क्या कह सकते हैं अपन, फ्लो, नॉलेज का फ्लो क्रिएट किया, और वो भी चारों दिशाओं में। गेटिंग इट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन led to the Reformation movement as Martin Luther King ideas spread rapidly through the printing pamphlets। ठीक है, अब मार्टिन लूथर किंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन रिफॉर्म लाने वाले लोगों के लिए तो ये एक रामबाण हो गया, ठीक है, मतलब पनीसिया हो गया कि भाई ये तो अब हम बहुत बढ़िया तरीके से रिफॉर्म ला सकते हैं, लोगों तक हमारे आइडिया पहुंचाएंगे, चलो क्रांति करें, चलो फ्रीडम फाइट करें, चलो लड़ाई करें, ठीक है। तो जो भी आइडियाज, जैसे आज सोशल मीडिया है, आज अपन क्या करते हैं, एक पोस्ट डाल देते हैं या कोई एक मुहिम चला देता है, सब लोग उसके साथ, जैसे वो हैशटैग्स कोई भी लगा दिए, ठीक है, उसके साथ सब लोग जुड़ जाते हैं, राइट। तो उसी तरह से प्रिंटिंग प्रेस ने भी, प्रिंटिंग के बुक्स ने, प्रिंटिंग के पैम्पलेट्स ने, प्रिंटिंग ने अलोन, स्टैंड अलोन प्रिंटिंग ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है रिफॉर्म लाने में, ठीक है। प्रिंटिंग कंट्रीब्यूटेड टू रिनेसेंस
साइंटिफिक रेवोल्यूशंस एंड मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, अब वही जो मैंने चीजें समझाई है वही है कि प्रिंटिंग ने रिनेसेंस, कोई एक नया तरीका, जैसे यूरोप का जो रिनेसेंस हुआ उसमें प्रिंटिंग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रिफॉर्म लाने के लिए। देन उसके बाद प्रिंटिंग ने साइंटिफिक रेवोल्यूशन लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। कोई इंसान अगर साइंटिफिक कोई चीज डिस्कवरी करना चाह रहे हैं तो ही इज एबल टू रिकॉर्ड हिज रिसर्च, he is able to spread his or her idea on the large population that yes, science is this, science is that, I have made this discovery, I had made these inventions with these formulas, right? तो ये इसने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया। आप लोग के हाथ में अभी बुक्स, पेन, डिजिटल सारी चीजें हैं, इसलिए आप इस चीज को शायद उतने लेवल पे इमेजिन ना कर पाओ जिस लेवल पे ये सारी चीजों का इंपॉर्टेंस अभी है। ठीक है, ओके। और मॉडर्न एजुकेशन सिंपल है। मॉडर्न एजुकेशन कैसे, आप ट्रेडिशनली सिर्फ सुनते थे जो भी हमारे रिलीजियस है, उपनिषद वगैरह हैं, हमने उसको सुन के लिखा हुआ है किसी ने, राइट? तो जो सुना जाता था अब वो लिखा जाता है, प्रिंट किया जाता है और जनरेशन टू जनरेशन उसे पास ऑन किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन इन बुक प्रोडक्शन। अब ये एक बहुत छोटा सा चीज समझो कि पहले क्या हो रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट्स आ रही हैं जो कि एक्सपेंसिव थी, लिमिटेड थी, कंट्रोल्ड बाय चर्च थी एंड एरिस्टोक्रेट्स थी। ठीक है, अब देखो वही है, कुछ लिमिटेड लोगों के पास वो नॉलेज थी और उन्होंने उसको कंट्रोल करके रखा था। उस ज्ञान के बदले वो लोग बहुत पैसा इकट्ठा करते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू टैक्स सब कुछ इकट्ठा करते थे। देन आफ्टर प्रिंटिंग क्या हुआ, मास प्रोडक्शन हुआ, वर्नाकुलर लैंग्वेज में बुक्स जाने लगी और ऑर्डिनरी पीपल तक इसका स्प्रेड हुआ। encouraged what? Debate, discussions, new ideas among a wider audience। ठीक है, अब क्या हो गया, डिबेट, डिस्कशन और न्यू आइडियाज कैसे इमर्ज हो रहे हैं, जब हमारे पास एक थोड़ा नॉलेज होगी। ठीक है, किसी भी चीज की जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगी, क्या हम उस पर डिबेट कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। क्या हम उस पर डिस्कशन कर पाएंगे? क्या हम उस पर अपनी राय दे पाएंगे, ओपिनियन दे पाएंगे? Certainly not, right? So which is why printing and printed books played a huge role in shaping the people's opinion, shaping the people's knowledge and ideas of life and of other sciences and other fields. Okay, so this encouraged these things in the ordinary people and for the wider audience. Okay, सो प्रिंटिंग का एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, हम इसे सिर्फ वुड ब्लॉक पेंटिंग से सिर्फ छापने वाला काम नहीं बोल सकते, हम इसे एक बहुत बड़े लेवल पे रेवोल्यूशन मानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स अर्लियर था, उसके बाद हमने मास प्रोडक्शन किया। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन तुम देख रहे हो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स to the modern mass production level, reaching the wider audience, is we called as printing revolution, और जो कि पूरे यूरोप में आया। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये टॉपिक यहाँ खत्म करते हैं और मैं कहना चाहूंगी कि गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस ने एक नए युग की शुरुआत की, जहाँ पे बुक्स बहुत तेजी से छपने लगे और जो नॉलेज थी वो आम जनता तक, आम लोगों तक पहुंचने लगी। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर इसे और डिटेल में पढ़ना हो तो फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।